हम लोग आज इतिहास में बक्सर युद्ध देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पलासी युद्ध की बात की थी। उसमें देखा गया था कि 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद उसे मार दिया गया और तब कंपनी की सहायता से मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में, नवाब रहा 1760 तक। अब कंपनी ने मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। कंपनी ने कुछ लालच देकर इसे अपनी ओर मिलाया, नवाब बनाने का लालच देकर। लेकिन नवाब कंपनी मुफ्त में तो बनाएगी नहीं, उसके लिए कंपनी को भी कुछ चाहिए। तो मीर जाफर ने कंपनी से क्या वादा किया था? सबसे पहला वादा तो यह था कि सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच जो विवाद हुआ था वो किलेबंदी को लेकर हुआ था। तो मीर जाफर ने कहा कि आप किलेबंदी करिए, जहाँ इच्छा वहाँ किलेबंदी करिए। तो पहली बात थी इन्होंने कही कि किलेबंदी करिए, उसका आपको अधिकार है। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम आपको 24 परगना का जिला देंगे। कंपनी को धन भी चाहिए था। 24 परगना का जिला। कंपनी बहुत पहले से ही बंगाल में गांवों और क्षेत्रों की मांग कर रही थी। 1717 का जो फारुखशियर का फरमान था उसमें भी कहा गया था कि 38 गाँव कंपनी को दिए जाए। हालांकि बंगाल के नवाबों ने उसे नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि 24 परगना का जिला भी आपको हम देंगे। साथ में इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया प्रति माह आपको युद्धों के लिए देंगे। 1 लाख रुपया प्रति माह देंगे। आगे इन्होंने क्या कहा कि बर्धमान और नदिया का कुछ जिला भी हम आपको दे देंगे। यानी बर्धमान और नदिया का एक क्षेत्र भी इन्होंने कंपनी को दे दिया। जब ये नवाब बने तब कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कृत किए, उपहार दिए, उन्हें खुश रखना चाहते थे। अकेले क्लाइव को ही 2,74,000 रुपया मिला। वाटसन और बार्ट्स को भी इसी तरह से धन मिला। अन्य जो सैनिक थे, कर्मचारी थे कंपनी के, उन्हें भी धन मिला। तो इस तरह से इन्होंने कंपनी के अधिकारियों को खुश रखने का प्रयत्न किया। मैकाले कहते हैं कि जो पहली किस्त, इनकी राजधानी मुर्शिदाबाद है, जो पहली किस्त मुर्शिदाबाद से कलकत्ता गई थी वह 8 लाख पाउंड की थी। 8 लाख पाउंड की किस्त, पहली किस्त कलकत्ता गई थी मुर्शिदाबाद से। मैकाले के अनुसार वह सब चांदी के सिक्कों के रूप में था। मैकाले कहता है कि इस धन को 100 नावों से कलकत्ता पहुंचाया गया था। लेकिन जब ये नवाब बने तो प्रशासनिक अव्यवस्था हो गई, क्योंकि अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। कंपनी ने भी हस्तक्षेप किया। जैसे जो इनके दीवान है राय दुर्लभ, वो सिराजुद्दौला के साथ धोखा किए थे। ये चाहते थे उनको दंडित करना, लेकिन कंपनी ने रोक दिया, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, बिहार का जो उप सूबेदार था राजनारायण, उसे ये दंडित करना चाहते थे क्योंकि वो बिहार का हिसाब किताब नहीं देता था। एक तरह से अपने को स्वतंत्र स्थिति बना लिया था अपनी, तो उसे ये दंडित करना चाहते थे। वो क्लाइव के पास पहुंच गया। क्लाइव ने कहा कि नहीं, उसे मत छूओ। तो ये अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। अब जब शासक अयोग्य हो तब अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो प्रशासन में भ्रष्टाचार लिप्त हो गया। दूसरा बात कि आय निरंतर कम हो रही थी। जो व्यापार से आय थी वो तो बिल्कुल ही कम हो रही थी, क्योंकि कंपनी जो है अब आंतरिक व्यापार भी मुफ्त में कर रही है। अभी जो फारुखशियर ने 1717 में जो फरमान जारी करके कहा था कंपनी को कि 3,000 रुपया वार्षिक देकर आप बंगाल से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों? बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो व्यापार करेंगे वो आयात निर्यात के संदर्भ में था, आंतरिक व्यापार के संदर्भ में नहीं था। लेकिन अब कंपनी के जो गुमास्ते हैं, एजेंट हैं, अधिकारी हैं, वो अब आंतरिक व्यापार भी मुफ्त में कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नवाब को बनाया है। नवाब उनके विरुद्ध बोल नहीं सकता, ठीक, लेकिन ये कंपनी से कुछ कह नहीं सकते। एक संकट और अली गौहर की तरफ से उपस्थित हुआ। अली गौहर जो है वो मुगल राजकुमार थे। उनके पिता आलमगीर द्वितीय उस समय बादशाह हुआ करते थे दिल्ली के। आलमगीर द्वितीय 1754 में बादशाह बने, 1759 तक बादशाह रहे। उनके ये पुत्र थे। वहाँ जो है दिल्ली में उस समय चलती किसकी थी? वजीर इमादुल मुल्क की। इमादुल मुल्क से झगड़ा करके ये, अपने पिता से झगड़ा करके ये बिहार चले आए। इन्होंने सोचा कि पटना को जीत कर यहीं हम रहेंगे। मीर जाफर का सामना इनसे हुआ, लेकिन कंपनी ने मीर जाफर की सहायता की और अली गौहर पराजित हुए। दोबारा 1760 में भी वो आक्रमण किए, लेकिन फिर कंपनी की सेना से पराजित हुए। वही आगे चलकर शाह आलम द्वितीय के रूप में बादशाह भी बने। तो मीर जाफर के समक्ष
मीर जाफ़र कंपनी की मांग बढ़ती जा रही है और मीर जाफ़र की आय घटती जा रही है और मीर जाफ़र पर बकाया कंपनी का बढ़ता जा रहा है। 1760 का जो वित्तीय वर्ष है, कंपनी का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता था 1 अगस्त से शुरू होता था, तो उस वित्तीय वर्ष में कंपनी का इन पर बकाया 25 लाख रुपया हो चुका था। अब ये दे कहाँ से? तो इन्होंने क्या किया कि डचों के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। उस समय डच अभी बंगाल में थे, चिनसुरा में उनकी कोठी थी। फ्रांसीसियों को तो कंपनी पलासी युद्ध के पहले ही निपटा चुकी थी। अब डच थे, तो डचों के साथ मीर जाफ़र मिलकर अब ब्रिटिश कंपनी को पराजित करना चाहते हैं। डच भी चाहते थे कि ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर एक अधिकार न स्थापित हो, लेकिन कंपनी ने 1759 में डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया। बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। इस युद्ध का नेतृत्व कंपनी का और से नेतृत्व जो किया था कर्नल फोर्ड ने किया था। तो कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने डचों को बेदरा में पराजित किया और डचों को सिर्फ ये कहा गया कि आप सिर्फ व्यापार करेंगे, आप अपनी सैन्य क्षमता बहुत ही कम कर दीजिए। तो डच एक तरह से सिर्फ एक व्यापारी के रूप में सीमित रह गए। मीर जाफ़र से लगातार धन की मांग की जा रही है। मीर जाफ़र अब दे कहाँ से? इसी समय मीर जाफ़र के जो दामाद हैं या जामाता जो है मीर कासिम, वो अपने को इनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके जो पुत्र थे मीरान, उनका निधन हो चुका था। तो मीर कासिम अब स्वयं को कंपनी के समक्ष इनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय कंपनी में अधिकारी कौन थे? दरअसल पलासी युद्ध के पश्चात जो कलकत्ता की काउंसिल थी, उसने क्लाइव को अपना गवर्नर चुन लिया। बाद में डायरेक्टरों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तो क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक कलकत्ता के गवर्नर रहे। 1760 में वह अस्वस्थता के कारण लंदन चले गए, ब्रिटेन चले गए। तब जो है हालवेल को गवर्नर बनाया गया, अस्थायी गवर्नर। हालवेल की बात हम लोग कर चुके हैं। वही ब्लैक होल वाली घटना, ब्लैक होल वाली जो कहानी थी, उसको गढ़ा था उन्होंने। वो बंदियों में से एक थे जो जीवित निकले थे। तो वो हालवेल अस्थायी गवर्नर बनाया गया। फिर जो है 1760 में वेनसिटार्ट को अस्थायी गवर्नर बना दिया गया। तो इस समय वेनसिटार्ट कंपनी के गवर्नर है। 1760 से 1765 तक ये कलकत्ता के गवर्नर है। अब मीर कासिम से कंपनी ने सितंबर में ये एक समझौता किया। अब कंपनी मीर कासिम को क्यों बनाएगी? क्योंकि कंपनी की मांगों को मीर कासिम पूरा करेंगे तभी उन्हें नवाब बनाएगी। मीर कासिम ने कहा आप सारा बकाया हम आपका दे देंगे। तो मीर जाफ़र के सामने कंपनी ने एक प्रस्ताव रखा कि ऐसा है कि हम मीर कासिम को चाहते हैं कि वो उप नवाब बन जाए और नवाब संबंधित समस्त उत्तरदायित्व तो आप उनको सौंप दीजिए और आराम से बैठ के नवाबी कीजिए। मीर जाफ़र जानता था कि ऐसी स्थिति में हम मारे जाएंगे, तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं इस पद को छोड़ दे रहा हूँ, इस पद पर जिसको बैठाना हो आप बैठा लीजिए। तो कंपनी ने वही मीर कासिम को 1760 में बिना किसी रक्तपात के नवाब बना दिया। अब मीर कासिम को नवाब बनाया है, तो मीर कासिम से वो चाहते क्या है, मीर कासिम उसे देंगे क्या? तो 1760 में मीर कासिम नवाब बन गए। 1760 मीर कासिम नवाब बने। 1760 से 63 तक नवाब रहे। इन्होंने सबसे पहले कहा कि सारा बकाया हम दे देंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव के जिला कंपनी को इन्होंने दे दिया। बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव का जिला इन्होंने कंपनी को दे दिया। साथ में इन्होंने कहा कि सिलहट का जो चूने का व्यापार है, सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा हिस्सा होगा, आधा हिस्सा इस व्यापार में कंपनी का होगा। साथ में इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया हम कंपनी को दक्षिण में जो युद्ध कर रही है उसके लिए हम 5 लाख रुपया देंगे। फिर दोनों लोगों ने क्या स्वीकार किया, कंपनी और मीर कासिम ने, कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन होंगे, हमारे मित्र आपके मित्र होंगे। फिर इन्होंने यह भी स्वीकार किया इन दोनों लोगों ने कि हमारे आसामी आपके क्षेत्र में बस सकते हैं और आपके आसामी हमारे क्षेत्र में बस सकते हैं। फिर कंपनी ने कहा कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें दखल नहीं देंगे
और आपको जब भी सहायता चाहिए, सैन्य सहायता, हम उसे देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इस सुरक्षा का वादा मीर जाफ़र के साथ भी किया गया था। मीर जाफ़र जब नवाब बने थे तो कंपनी ने अपनी 6000 सैन्य टुकड़ी उनकी राजधानी में उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। साथ में एक रेजिडेंट भी नियुक्त किया गया था। यहाँ भी वो वादा किया जा रहा है। ठीक। अब मीर कासिम कैसे काम करते हैं? दरअसल मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद जो जितने नवाब हुए बंगाल में, उन सबसे योग्य था। मीर कासिम ने प्रशासकीय व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सबसे पहला काम इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर ले गया। मुंगेर राजधानी ले जाने के पीछे कारण क्या था? एक तो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद कलकत्ता के करीब था, तो कलकत्ता में षड्यंत्र होता रहता था, उसका प्रभाव मुर्शिदाबाद पर पड़ता। दूसरा बात कि मीर जाफ़र को अभी मारा नहीं गया था। मीर जाफ़र को कंपनी ने 15,000 पेंशन पर कलकत्ता रहने की अनुमति दे दी थी। उसे 15,000 पेंशन दिया गया। वो कलकत्ता में था। कंपनी कभी भी मीर जाफ़र को नवाब बना सकती थी और मुर्शिदाबाद नज़दीक था, तो ये काम तुरंत किया जा सकता था। मुंगेर दूर था, तो इस काम को करने के संदर्भ में अगर इस तरह का कोई प्रयास किया जाता तो मीर कासिम आक्रमण की तैयारी कर सकता था, थोड़ा सा उसे मिल जाता। दूसरी बात, वो सुधार करना चाहता था, सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, उसमें कंपनी का कोई दखल ना हो, थोड़ा सा दूर रहें तो इसने ये काम कर दिया। दूसरा, प्रशासनिक सुधार करना चाहा। प्रशासनिक सुधार में क्या किया कि इसने जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे सबको चिन्हित किया गया। जितना भी उन लोगों ने गबन किया था सब वसूली कराई गई। दूसरा, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में इसने अधिकारियों से गबन का पैसा तो वसूल कराया ही, साथ में कर समय से राजकोष में जमा कराया जाए। और जितने भी उदंड अधिकारी थे या विद्रोही थे, जैसे राजनारायण बिहार का जो उप सूबेदार था, क्लाइव ने उसे मीर जाफ़र से बचाया था, लेकिन इस बार मीर कासिम ने बेंशिटाट को आश्वस्त कर लिया और उसे पराजित करके मार डाला। तो राजनारायण को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से अधिकारियों पर एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जो कर थे, पुराने कर जो थे वो तो थे ही, साथ में 3/32 भाग उन करों पर अतिरिक्त लिया गया। इसके साथ ही खिजरी जमा नामक एक कर जिसे अधिकारी नहीं देते थे, उसे इसने वसूला। खिजरी यानी पानी होता है। फिर इसने सैन्य सुधार किया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रेनहार्ड को नियुक्त किया। यह इतिहास में समरू के नाम से विख्यात है। समरू के नाम से जर्मन था। तो इसके नेतृत्व में सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया। साथ में मुंगेर में तोप बनाने और तोड़दार बंदूकों के बनाने का कार्य किया गया, यानी तोप और तोड़ेदार बंदूकें बनाई गई। तो इस प्रकार से ये सुधार किया। इसकी नज़र जब व्यापार पे गई, क्योंकि व्यापार से आय कम हो रही थी, तो ये देखा गया कि व्यापार से जो आंतरिक व्यापार है उसमें भी कंपनी उसे भी मुक्त कर रही है। आयात निर्यात के संदर्भ में तो 1717 का फरमान था, लेकिन जो आंतरिक व्यापार था वो भी वो लोग मुफ्त में कर रहे हैं, क्योंकि वो नवाब बनाए हैं, ये मानते हैं नवाब में बोलेगा नहीं। लेकिन मीर कासिम ने अब अपने चौकियों पर जो ब्रिटिश गुमास्ते थे, एजेंट थे, उनको कहा अपने चौकी अधिकारियों से कि उनको रोको और उनसे कर लो। ये अधिकार उन्हें नहीं है। कंपनी तो व्यापार करती ही थी, साथ में कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो लोग अपना व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे। कंपनी के व्यापार के लिए वो फरमान जारी किया गया था, न कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संदर्भ में। एक बात ये भी थी। दूसरी बात, ये व्यापार को मुफ्त कैसे करते थे? जो कलकत्ता का प्रमुख अधिकारी था वो दस्तक जारी करता था, परमिट जारी करता था। उस परमिट को ये चुंगी दरों पर दिखा के अपना आयात निर्यात मुक्त कर सकते थे। उसका प्रयोग ये व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी करने लगे, साथ में आंतरिक व्यापार के लिए भी करने लगे। आंतरिक व्यापार से अब नवाब को घाटा हो रहा है। मीर जाफ़र इसे रोक नहीं पाया था, मीर कासिम इसे रोकने का प्रयत्न कर रहा है। अब अंग्रेज अधिकारी को ये बुरा लग रहा है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हम तो नवाब को बनाए हैं, तो हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है नवाब को। और ये भी चाहते हैं कि भाई नवाब ये बात जानता है कि हम जब चाहें तब उसे हटा सकते हैं। लेकिन मीर कासिम आंतरिक व्यापार में छूट नहीं देना चाहता है।
दरअसल होता क्या है कि ये लोग अंग्रेज जो एजेंट थे वो अब परमिट को भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे। मान लीजिए 100 रुपया किसी वस्तु पर कर है और अंग्रेज अधिकारी उस दस्तक को, जो अंग्रेज गुमास्ते थे, उस दस्तक को भारतीय व्यापारी को 50 रुपये में बेच दिया। अब भारतीय व्यापारी उसको देखा कि यहाँ से मुफ्त में अपना माल ले जाएगा। मान लीजिए 50 रुपया अंग्रेज गुमास्ता लिया, अब व्यापारी को 100 रुपया यहाँ देना था, 50 रुपये में काम हो गया, यानी 50 रुपया उसका बच गया। 50 रुपया भारतीय व्यापारी को मिला, 50 रुपया अंग्रेज एजेंट को मिला और राज्य को कुछ नहीं मिला। नुकसान किसका हो रहा है? राज्य का हो रहा है। तो इस तरह से ये समस्या थी। मीर कासिम ने कंपनी के उस समय बेनशीटार्ट गवर्नर थे, उनको एक पत्र लिखा कि ऐसा है कि आपके भद्र पुरुष आंतरिक व्यापार में मुक्त कर रहे हैं, आयात निर्यात तो मुक्त करना है, वो तो सही है, लेकिन ये कर रहे हैं ये अनुचित है। दूसरी बात कि ये लोग क्या करते थे, व्यापारी एजेंट कंपनी के जो थे वो अब भाई नवाब बनाने वाले लोग हैं, किसी से डरें क्यों? वो अपना सामान महंगे में भारतीय लोगों से बेचते थे और भारतीय लोगों से जो सामान खरीदते थे उन्हें हड़का कर, उन्हें धमका कर उसे कम कीमत में खरीदते थे। नवाब कह रहा है कि वो 1/4 में खरीदते थे और जहाँ इच्छा वहाँ न्यायालय लगा लेते थे। वो स्वयं न्याय भी करते थे, नवाब के न्यायालयों में नहीं जाते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया और ये बताया कि इससे हमारा 25 लाख रुपया वार्षिक नुकसान हो रहा है, ये कौन देगा? झगड़ा बढ़ता चला गया। तब अंततः बेनशीटार्ट नवंबर 1762 में बेनशीटार्ट और वारेन हेस्टिंग्स दोनों मुंगेर गए इस बातचीत के माध्यम से इस झगड़े को हल करने के लिए। वहाँ दोनों का स्वागत किया गया, बड़ा सकारात्मक बातचीत हुई और यह तय हुआ कि आंतरिक व्यापार पर कंपनी 9% कर देगी और जो भी विवाद होगा उसका अंतिम निर्णय नवाब करेगा। अभी भी कंपनी को रियायत मिली है, 9% ही दे रही है। भारतीय व्यापारी किसी किसी केस में तो 35%, 40% तक उन्हें देना पड़ता था कर, लेकिन इस चीज़ को भी मानने को तैयार है कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्य नहीं। वारेन हेस्टिंग्स और बेनशीटार्ट तो इस चीज़ को मान रहे हैं। वो लोग ये समझौता करके चले गए कलकत्ता। वहाँ काउंसिल के सामने जब ये बात रखी गई तो काउंसिल के सदस्य, अन्य जो सदस्य थे, इसे मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा अपमान है, नवाब हमसे कैसे कर लेगा, आपने कैसे स्वीकार कर लिया। बाद में बातचीत के दौरान कई बैठकें हुई, उसमें यह तय हुआ, अन्य सदस्यों ने यह कहा कि हम अधिक से अधिक नमक पर 2.5% कर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब नवाब को ये बात पता लगी तो नवाब ने कहा कि ऐसा है कि सारा खेल ही समाप्त करो, हम आंतरिक व्यापार पर जो कर है उसे समाप्त करते हैं, न तो हम भारतीय व्यापारियों से लेंगे न तो आपसे लेंगे। अब ये जो दस्तक बेचते थे अब भारतीय व्यापारी को भी मुफ्त में मिल रहा है, तो क्यों दस्तक खरीदेगा? तो इस दस्तक से जो आय हो रही थी, दूसरी बात कि व्यापार में अब दोनों समान हो गए, भारतीय व्यापारी भी और यूरोपियन व्यापारी भी। तो जो कंपनी लाभ की स्थिति में थी वो है ना। इस निर्णय से जो कलकत्ता काउंसिल के मेंबर थे, जो अन्य अधिकारी थे, वो बड़ा खफा हुए। इसी बीच पटना का जो अधिकारी था, एजेंट था जो एलिस, वो नवाब के विरुद्ध कई ऐसे कार्य किया था जिससे तनाव बढ़ा था। सोरा पर कंपनी का एक अधिकार था, सोरा के व्यापार पर। एक बार नवाब के लिए किसी एजेंट ने सोरा खरीदा, उस पर भी उस एजेंट को गिरफ्तार किया गया, यह जानते हुए भी कि नवाब के लिए जा रहा है। दूसरी बात, एलिस ने एक बार मुंगेर राजमहल की तलाशी लेने का प्रयास किया। उसने कहा कि कंपनी के कुछ भगोड़े यहाँ के छुपे हुए हैं। अब कंपनी नवाब के राजमहल की तलाशी ले, यह सीधे सीधे नवाब का अपमान है। एक अंग्रेज अधिकारी को नवाब ने अरेस्ट भी कर लिया था। एलिस ने आक्रामक कार्रवाई करते हुए पटना को लूटने का प्रयास किया, लेकिन नवाब की सेना ने उसे विफल कर दिया और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। ठीक, अब यहीं से जो है मामला बिगड़ गया। जून 1763 में कंपनी ने मेजर एडम्स के नेतृत्व में नवाब के विरुद्ध एक सेना भेज दी। मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना जून 1763 में भेज दी गई नवाब के विरुद्ध। यह जो सेना भेजी गई, इस सेना ने नवाब को कई युद्धों में हराया। कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, इन सब युद्धों में नवाब को कंपनी ने हराया। और 1763 जुलाई में
कंपनी ने क्या किया कि मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। मीर कासिम को नवाब कंपनी नहीं मानी और 1763 में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो मीर कासिम शुरू के जो युद्ध है, गिरिया, कटवा, उदयनाला के युद्ध में उसे बड़ा भारी सैन्य नुकसान हुआ, ढेर सारी तोपें उसकी नष्ट की गई, ढेर सारे सैनिक मारे गए। अब नवाब ने क्या किया कि जो अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया था उसे वो मरवा दिया। हालांकि वो मरवाना नहीं चाहता था, जो समरू था उसने उन अधिकारियों को मरवा दिया। नवाब कहता था कि ऐसा है कि इन अधिकारियों को मुक्त कर दो, हम जलाद नहीं है कि इन्हें मारेंगे, लेकिन समरू ने उन्हें मरवा दिया। अब नवाब यहाँ पराजित हुआ, उदयनाला में उसे ढेर सारा नुकसान हुआ। अब नवाब क्या करे, तो नवाब को सोने जवाहरात जितना ले सकता था वो लेकर वो अवध भाग गया। नवाब अवध भाग गया। अवध में उस समय शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे और उस समय अवध में शाह आलम द्वितीय भी थे। मुगल बादशाह जो हो चुके थे अली गौहर, जो कि पटना पर आक्रमण किए थे, वो अब 1759 में ही वो मुगल बादशाह हो गए थे, लेकिन अभी वो दिल्ली नहीं रहते थे, इधर ही घूमते रहते थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि अभी वो दिल्ली जाए, तो वो भी मिल गए। अब इन तीनों, कासिम ने अपनी बात बताई होगी। शुजा-उद-दौला ने देखा कि कासिम ढेर सारा धन लाया है, ये धन देगा हमें, सहायता करेंगे तो। दूसरा बात, शुजा-उद-दौला का एक और स्वार्थ था, वो चाहते थे कि हम कंपनी पर दबाव देकर बिहार को ले लें, क्योंकि अवध की और बंगाल की सीमा मिलती थी, तो बिहार को लेने का लालच भी रखता था, लेकिन कंपनी उसे बिहार नहीं दी। तब ये संयुक्त मोर्चा इनका जो बना, अवध का, मीर कासिम का और शाह आलम द्वितीय का, आलम द्वितीय का, ये तीनों लोग मिले। तीनों सेनाएं, संयुक्त सेना जो है वो आगे बढ़ी और बक्सर के पास 22 अक्टूबर 1764 को आमना सामना हुआ कंपनी की सेना का और इस संयुक्त सेना का। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें लगभग 7027 सैनिक थे, यहाँ लगभग 40 से 50 हज़ार सैनिक थे। युद्ध में ब्रिटिश सेना की विजय हुई, ये लोग पराजित हुए। इधर से लगभग 2000 लोग मारे गए, इधर से लगभग 847 लोग मारे गए या घायल हुए। तो यह जो बक्सर का युद्ध हुआ, यह निर्णायक युद्ध था। युद्ध की तरह लड़ा गया, पलाशी की तरह नहीं लड़ा गया। ये लोग पराजित हो गए। अब क्या हुआ कि मीर कासिम भाग गया, वह अपना, उसका जीवन घुमक्कड़ जीवन ही रहा। उसके बाद 1677 में वह दिल्ली के पास मृत पाया गया। शाह आलम द्वितीय जो है वह भागने के बाद कंपनी की शरण में आ गए। पहले शुजा-उद-दौला भी भागा रुहेलखंड की तरफ, बाद में कंपनी ने उसे पुनः पराजित किया और वो फिर कंपनी की शरण में आ गया। तो इस प्रकार इन तीन लोगों को, मुगल बादशाह को भी, इसका सांकेतिक अर्थ बहुत था, क्योंकि मुगल बादशाह को कंपनी ने पराजित किया। अवध का नवाब एक बड़ा क्षेत्र पर शासन करता था, इसको भी पराजित किया, मीर कासिम भी पराजित हुआ। तो इस तरह से बक्सर के युद्ध में कंपनी विजयी हुई। इस युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इस युद्ध के संदर्भ में जो बातें कही हैं, जी.बी. मालेसन कहते हैं कि यह सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से प्रमुख था। दूसरा बात, ब्रूम कहते हैं कि भारत का भाग्य बक्सर के युद्ध पर निर्भर था, क्योंकि बक्सर के युद्ध ने भारत का भाग्य बदल दिया। दूसरा, इसी तरह से रॉबर्ट्स भी कहते हैं कि पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि माननी चाहिए। पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से अब सवाल ये उठता है कि मीर कासिम और कंपनी के बीच जो विवाद था, जो युद्ध हुआ, इसका कारण क्या था। तो इस संदर्भ में बेरलेस्ट कहते हैं, बेरलेस्ट ने एक किताब लिखी है, ए व्यू ऑफ गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उस संदर्भ में उन्होंने एक किताब लिखा है, ए व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट राइज, ए व्यू ऑफ राइज, प्रोग्रेस एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट इन बंगाल। तो उन्होंने इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि दो कारण है। बेरलेस्ट कहते हैं कि इसके दो कारण है। बेरलेस्ट बताते हैं कि इसके दो कारण है। एक तो तत्कालिक कारण है, तत्कालिक कारण हम लोग देख ही रहे हैं कि आंतरिक व्यापार को लेकर जो
विवाद हुआ। दूसरा वो कहते हैं कि नवाब स्वतंत्र होना चाहता था, नवाब स्वतंत्र होना चाहता था, ये एक प्रमुख कारण था। इसका विश्लेषण दो लोगों ने किया है, डाडवेल ने किया है, प्रोफेसर डाडवेल ने और नंदलाल चटर्जी ने। डाडवेल कहते हैं कि ये जो स्थिति थी, यह स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि दोनों के जो हित थे वो विपरीत दिशाओं में थे। नवाब का हित दूसरी तरफ था, एक दिशा में था, और कंपनी का हित दूसरी दिशा में था। स्थिति में स्थिरता तब तक नहीं आ सकती थी जब तक नवाब अपने को स्वतंत्र माने और कंपनी उन अधिकारों की मांग करे जो उसकी स्वतंत्र स्थिति के अनुकूल नहीं था। ऐसे ही नंदलाल चटर्जी भी कहते हैं कि नवाब अपने को स्वतंत्र करना चाहता था। वो 1757 के बाद जो कंपनी की प्रभुता स्थापित हुई थी या जो वर्चस्व स्थापित हुआ था उसे वो समाप्त करना चाहता था। लेकिन ऐसा कुछ नवाब के उस समय के कृत्यों से नहीं लगता। उसने जो 3 जिला दिया था उसे भी नहीं वापस किया। वह ये नहीं चाहता था, इस तरह का काम कोई नहीं किया। वह सिर्फ ये चाहता था कि जो संधियां हैं उस संधि का अक्षरशः पालन किया जाए। कंपनी अपनी सीमा में रहे, हम अपनी सीमा में रहें। ठीक, हाँ, एक स्वतंत्र होने का ये अर्थ है कि नवाब ये चाहता था कि हम अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें, जो कंपनी नहीं करने देना चाह रही थी। तो यह बक्सर का युद्ध की बात हुई। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? इसके बाद पुनः जो है क्लाइव को कहा गया कि अब जाओ पुनः कलकत्ता का गवर्नर बनो। 1765 में क्लाइव आए यहाँ पे, इलाहाबाद की संधियाँ की, उसके बाद का जो प्रशासकीय स्वरूप निर्धारित किया गया उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक, आगे।